नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन, क्या एनडीए गठबंधन, दोनों ही तरफ बराबर की परिस्थितियां हैं। घात प्रतिघात का खेल दूरदर्शन के जमाने के धारावाहिक चंद्रकांता के घात प्रतिघात के खेल को भी मात दे रहा है। वैसे भी पाटलिपुत्र की धरती पर नंद वंश हो या मौर्य वंश हो या गुप्त वंश हो, हर दौर में घात प्रतिघात का दौर देखा गया है। चाहे आज के दौर में बिहार में सियासत का एक नया उदय जो हो रहा है, उस नए उदय के बीच, नई पीढ़ी के आगमन के बीच पुरानी पीढ़ी और सत्ता को हथियाने की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों में भी घात प्रतिघात दिख रहा है। और जब सब कुछ दिख रहा है तो भूल जाइए आज तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और तेजस्वी यादव ने जब कहा, उसके पीछे का असली मकसद क्या है, चर्चा हम इस पर करेंगे। लेकिन चर्चा करेंगे किससे, वो आपके सामने दिख रहे हैं। हरे रंग की सदरी में आज आपके सामने मौजूद है ऋषि मिश्रा जी, बिहार की सियासत के लाइव वायर। भगवा कभी पहन लेते हैं, कभी भगवा सदरी पहन लेते हैं, कभी ब्लैक सदरी पहन लेते हैं, कभी लाल पहन लेते हैं, आज हरा पहन लिया है। लगता है कि राजद कार्यालय दिल्ली में गए हुए थे आज। हालांकि सारे लोग तो पटना में धरना दे रहे हैं, दिल्ली में तो कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता है। लेकिन खैर, जो भी हो, रंग को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने कहा है और नीतीश कुमार ने भी आज जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटने के दरमियान सियासत को सेट करने की कोशिश की है, उन सब की चर्चा के पहले एक चर्चा कांग्रेस पार्टी की। ऋषि जी, कांग्रेस पार्टी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में एक अजीब सी भ्रम की स्थिति है बिहार को लेकर। राहुल गांधी ने तो गुजरात में कह दिया कि वहां पर निकाला जाएगा जो जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पर, कथित तौर पर मिले रहते हैं। बिहार के बारे में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में जो फीडबैक दिया जाता है, मैंने अपने सूत्रों से पता किया तो पता चला कि फीडबैक ये दिया जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग भाजपा के वोटर हैं। क्या ऋषि जी, आपको लगता है कि बिहार में जनरल कैटेगरी के लोग भाजपा के वोटर हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 10.5% जनरल कैटेगरी के वोटर हैं, उसमें वाकई क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं? देखिए यदि देखिए कुछ जातों को छोड़ दीजिए, कुछ कास्ट को छोड़ दीजिए, तो जनरली अगली जातियों का जो ट्रेंड रहा है अभिषेक जी, वो अपने समाज के उम्मीदवार को देखते हैं, सिंबल को नहीं देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चेतन आनंद राजद से लालटेन के सिंबल पर शिवहर से विधायक चुने गए, और राजपूत समाज ने कैसे उनका दिल से स्वागत किया, ये कहने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज जो है, चेतन आनंद की उम्मीदवारी के बाद राजद के प्रति वहां गोलबंद हो गए। अन्य कास्ट में भी देखिए, ब्राह्मणों में देखिए, भूमिहारों में देखिए, मुन्ना शुक्ला को वोट मिला, भले हार गए। तो मुन्ना शुक्ला को 70-80% वोट मिला, पूर्ण रूप से वोट नहीं मिला। देखिए, यदि आप मान लीजिए, उसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? ऑन एवरेज, एवरेज से अधिक वोट मिला, यानी समाज का झुकाव उस उम्मीदवार के प्रति था। यह बात मैं सहमत हूं कि पूर्ण रूप से भूमिहारों का वोट मुन्ना शुक्ला को नहीं मिला, तो 100% कहीं भी नहीं मिलता है। 10-15% मुसलमानों का भी वोट बीजेपी को मिल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान। ऋषि जी, मधेपुरा में 2 यादव आमने सामने लड़ते हैं, तो वहां तो यादव भी जीतता है, तो मोदी नीतीश कुमार के कैंप वाला लालू यादव वाले यादव हार जाते हैं। ये होता ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। वैशाली से, इससे पहले वाले चुनाव में वैशाली से राजद के सिंबल पे रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, नंबर 1। और एनडीए के सिंबल पे बीना देवी चुनाव लड़ रही थी। दोनों राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं। तो वहां राजपूत समुदाय ने तब एनडीए के उम्मीदवार को तरजीह दिया रघुवंश सिंह के स्थान पे। हालांकि रघुवंश सिंह को भी राजपूतों का वोट मिला, लेकिन बहुलता में समाज का वोट बीना देवी को मिला। यही स्थिति राजद महागठबंधन के समीकरण में भी है। यदि राजद से भी यादव समाज के उम्मीदवार हैं और एनडीए से भी यादव समाज के उम्मीदवार हैं, फिर वहां यादव समाज लालटेन को वोट देना पसंद करते हैं, ना कि एनडीए के जो क्या कहते हैं यादव उम्मीदवार हैं। इसी तरह आप देखिए, नित्यानंद राय जब चुनाव लड़ते हैं तो यादवों का भी ठीक ठाक समर्थन मिलता है। जी।
जबकि यादव जो है कोर वोट बैंक माना जाता है लालटेन का। यही स्थिति जी फॉरवर्ड की है। और फॉरवर्ड को जो सम्मान तरजीह कांग्रेस के समय मिला, जाहिर है किसी पार्टी के कार्यकाल में मिला हो। और फॉरवर्ड तो मजबूरन मान लीजिए उनको मतलब लालू यादव को हराना है, और लालू यादव को हराना है और स्वजातीय उम्मीदवार वो कहीं किसी गठबंधन से नहीं है, तब वो जाके बीजेपी या एनडीए उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि यदि एनडीए से कोई यादव समाज के नेता उम्मीदवार हो और कांग्रेस और राजद गठबंधन से कोई अगरी जाति का उम्मीदवार हो, तो वहां पे जनरली ऑन एवरेज जो है जो वह समाज जो है अपने समाज से आने वाले उम्मीदवार को वोट करते हैं। तो ये जी ट्रेंड ऋषि है। जी, और यदि यही एक सवाल है। एक कांग्रेस के एक नेता सवाल या है। रणनीतिक, सुन तो लीजिए लाइन कम, हम्म हम्म कांग्रेस के किसी नेता और रणनीतिकार को यदि बिहार को लेके ये भ्रम है, तो अपना ये भ्रम दूर कर ले कि कांग्रेस को या उस गठबंधन को फॉरवर्ड वोट नहीं करती है। जो गठबंधन जो है एक तरह से सामाजिक समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं। तो ये भ्रम, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है उन नेताओं का और उनके पार्टी के रणनीतिकारों का। जी कुछ सवाल था आपका। जी, एक सवाल ये है कि जो धारणा बनी हुई है दिल्ली में, राहुल गांधी को भी कुछ लोग जाके मिसगाइड कर देते हैं। कहा जाता है ऐसा कि बिहार में अपर कास्ट वोट नहीं देते, वो भाजपा के वोटर हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ मैं कह रहा हूं। ऋषि जी, फॉरवर्ड में अपर कास्ट में कौन ऐसा समुदाय है जिसको आप कह सकते हैं कट्टर भाजपाई है, वो नहीं छूटेगा भाजपा से? बाकी तो सब, कोई एक समुदाय तो होगा जिसकी वजह से भ्रम फैला होगा कि ये कट्टर भाजपाई है। अब जनरली देखिए पटना में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर कुछ एरिया में देख लीजिए, कास्ट जहां है वो कास्ट जनरली जो है बीजेपी का कोर वोट बैंक है। तो कास्ट मैंने में देखिए वो कहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि उनका जो समीकरण चेंज होता है। और जनरली तो अन्य जातियों में देखिए, और समाज भी अब बहुत चालाक हो गया है कि वो अपने लोगों को तरजीह देते हैं। उन लोगों का मानना है कि सब अपने समाज के लिए मरता है, तो मैं क्यों नहीं मरूं। तो वो फार्मूला भी ग्राउंड पे काम करता है। और मैंने कई एग्जांपल दिया। अभी देखिए औरंगाबाद को क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और औरंगाबाद में जब राजद ने कुशवाहा समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, और जनरली कुशवाहा समाज एनडीए को वोट करती है, लेकिन जब उनके समाज का उम्मीदवार था राजद के सिंबल पे, तो कुशवाहा समाज ने दिल खोल कर वोट किया। तो ये कहने ये नया एक तरह से ट्रेंड है। अब ट्रेंड जो है, अब हर समाज अपने व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा भेजना चाहती है। हाँ, बहुत कुछ लोग जो कट्टर होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिनके दामाद चुनाव लड़ रहे थे और उनके विरुद्ध कांग्रेस से एक उम्मीदवार था, वो कट्टर कांग्रेसी थे। तो मैंने उनसे पूछा जिज्ञासा बस कि आपके यहाँ क्या माहौल है, तो वो खुद वो बता रहे थे कि मेरे घर में 12 वोट है, 11 हमारे दामाद को पड़ेगा और एक मेरा जो है कांग्रेस को पड़ेगा। हम बोले ऐसा क्यों, आपके तो दामाद अपने दामाद हैं, ऐसा नहीं है कि गांव घर के दामाद हैं। बोले नहीं, हम कट्टर कांग्रेसी हैं, हम मर जाएंगे वो तो लेकिन हम वोट कांग्रेस को ऋषि जी, देंगे। तो ऐसे तबका 2-3% हर में है। कोई कट्टर बीजेपी का वोटर है, वो कोई भी उम्मीदवार आ जाए वो बीजेपी को ही वोट करेगा। ऐसे कांग्रेस में भी, ऐसे हर पार्टी में है। लेकिन जनरली अब ये ट्रेंड है कि समाज का व्यक्ति किसी सिंबल से चुनाव लड़ रहा हो, किसी पार्टी से लड़ रहा हो, किसी गठबंधन से लड़ रहा हो, तो वो अपने समाज को जनरली तरजीह देते हैं। आप समझ जाइए ना, लालटेन या राजद से अग्री जातियों को बहुत परहेज होता है। लेकिन लालू यादव ने प्रयोग किया, वैशाली में मुन्ना शुक्ला को दिया, और मुन्ना शुक्ला का देखिए ना उनको कितना वोट मिला है। दो कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है वैशाली लोकसभा में, पारू और साहिबगंज, जहां भूमिहार राजपूत बहुल क्षेत्र है। ये भूमिहार और राजपूत बहुल साहिबगंज भी है, और भूमिहार और राजपूत बहुल क्या कहते हैं आपको, पारू भी है, कांटी है। वहां देखिए मुन्ना शुक्ला का जो मतलब मार्जिन है बहुत कम का है, बहुत कम मार्जिन से वो मतलब पीछे है। मुन्ना शुक्ला के हार का कारण जो है, वैशाली में लीड अधिक मिल गया था बीना देवी को और मीनापुर में,
मीनापुर में थोड़ा पिछड़े समाज का वोट ठीक ठाक है, तो वहां थोड़ा लीड मतलब वीणा देवी अधिक ले ली थी। बाकी जो जी फॉरवर्ड बहुल एरिया है वहां मुन्ना शुक्ला ने कांटे की ऋषि जी, टक्कर दी थी। तो ये ऋषि जो जी, ट्रेंड है, ये कंफ्यूजन है लोगों के मन में, तो वे भ्रम दूर कर ले कि अग्री समाज का वोट जो है वो एनडीए से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो अपने समाज के लोगों को देखते हैं पहले। यदि उनके समाज का कोई व्यक्ति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी सिंबल से हो, तो प्रयास करते हैं कि अपने समाज के लोगों को टिकट दिया जाए, जी वोट किया जी जाए। जी जी ऋषि जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के एक रणनीतिकार से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया, पूछा हमसे कि अच्छा ये बताइए, आप लोग तो नॉर्थ बिहार से हैं, अमित कुमार टुन्ना कैसे चुनाव हार गए? तो मैंने उनसे कहा कि अमित कुमार टुन्ना कैसे चुनाव हार गए, इससे ज्यादा जरूरी तो ये समझना है कि अमित कुमार टुन्ना 2015 में कैसे जीत गए। हारे तो 20 में, जीते 15 में। तो बोले हाँ, बात तो सही है। अमित कुमार टुन्ना कैसे जीत गए? तो उस वक्त नीतीश कुमार का जो कोर वोट था, अति पिछड़ा महादलित और कुर्मी समुदाय, वो शिफ्ट हो गया था अमित कुमार टुन्ना यानी कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ। वो जीत गए। वो वोट उनको नहीं मिला तो वो हार गए। और इस बार भी मैंने उनको साफ साफ बताया कि उस पूरे जिले में जो एकमात्र सीट और एकमात्र कैंडिडेट के साथ कांग्रेस लड़ाई लड़ सकती है तो वो टुन्ना है। मैंने उनको साफ साफ कहा कि पूरे सीतामढ़ी जिले में कोई लड़ाई मजबूती से पूरे जिले में कोई कैंडिडेट लड़ सकता है तो अमित कुमार टुन्ना है। और उनके पास अपने व्यक्तिगत वोट है, उनके सिवा कोई दूसरा कैंडिडेट उस सीट पर लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा। जो हालात है रीगा की सीट पर, तो ये हालात है कि सामान्य सी चीज, दरअसल भ्रम क्या है कि टुन्ना राजपूत है तो राजपूतों ने वोट नहीं दिया होगा इसलिए वो हार गए। हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो है कि राजपूत यादव मुसलमान तो उनको वोट दिए ही थे, बाकियों का वोट लेने में वो नाकाम रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 में भाजपा के साथ लड़ रहे थे। ठीक इसी तरह से देखिए, वो हमसे पूछ रहे थे कि पश्चिमी चंपारण में हम 7 सीट लड़े, एक लोकसभा भी लड़े, हमें कुछ नहीं मिला। तो लोकसभा में आप 19 में टिकट दिए किसी और को, और बाई इलेक्शन में जब कैंडिडेट तैयार होके आ गया तो बाई इलेक्शन में आपको टिकट दिए किसी और को। और फिर कहते हैं कि बाई इलेक्शन में तो 22,000 से ही हारे थे। अरे महाराज, सईद अनवर अगर पहले टेस्ट की दोनों इनिंग में 0 पर आउट हो गया तो सईद अनवर को टीम से निकाल दिया गया क्या? सईद अनवर ही 1 दशक तक पाकिस्तान की ओपनिंग बैटिंग की रीढ़ बना रहा है। यही सत्य है। तो सीधी सी बात है कि आप चुनाव में टिकट देंगे, कहीं भी ढंग से टिकट नहीं देंगे और कहेंगे कि अपर कास्ट वोट नहीं देता। अपर कास्ट से ज्यादा बीजेपी किसी को लेकर भ्रम की स्थिति में नहीं होती। बीजेपी को डर वैश्य समाज से नहीं लगता है। उसको पता है कि ये जाएंगे कहां, दे ही देंगे। उसे डर लगता है अंततः सवर्णों के वोट से। लेकिन कांग्रेसी समझ नहीं पाते हैं और दिल्ली में आकर मिसगाइड किया जाता है कि सवर्ण जो है वो भाजपा के वोटर है। और बिल्कुल ऋषि जी, आपने सही कहा कि कास्ट समाज ही है जो भाजपा का कोर वोटर है, बाकी सब तो अपनी सुविधा पर है। आगे आते हैं, आज और इन बिहार में दिन जो कुछ हुआ। एक बात कह के खत्म हुआ। इन दिनों तो फॉरवर्ड तो कहीं 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 बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने मतलब सुवचनों से अगले समाज को कहीं न कहीं नाराज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने एक दिन बताया भी था कि रामसूरत राय जिस प्रकार से भूमिहार के जो पुरोधा रहे हैं उत्तर बिहार में, चाहे वो रघुनाथ पांडे हो, महेश बाबू हो, प्रेमचंद मिश्रा जो अड़ाई से चुनाव लड़े थे बेचारे, उनको लेकर भी गलत गलत तरीके से वो भाषण में कोट कर रहे थे, जिससे क्षेत्र में पूरे तिरहुत में नाराजगी है रामसूरत राय को लेकर कि रामसूरत राय जीतते हैं अगले समाज के वोट से और गाली भी उन्हीं समाज को देते हैं। तो ऐसे यदि बीजेपी प्रयोग करती रहेगी, ऐसे नेता को तरजीह देती रहेगी। आप देखिए, जाले से जिनको मंत्री बनाए हैं उनके बारे में तो बहुत कंफ्यूजन है कि भूमिहार है कि ब्राह्मण है। अब भूमिहार कोटे मतलब भूमिहार को खुश करने के लिए आपने उनको मंत्री बनाया, अब भूमिहारों को नहीं मालूम है कि वो भूमिहार है कि ब्राह्मण है। तो बीजेपी का भी रणनीति इन दिनों जो है ढुलमुल वाली है, समझ में नहीं आती कैसे क्या करते हैं। जी जी, अब चलते हैं, चूंकि बात कांग्रेस की थी, चलिए, कांग्रेस पार्टी तमाम तरह से कोशिशें कर रही है, करनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी इसी तरह से हर चुनाव में एक नया प्रयोग और प्रयोग दर प्रयोग असफलता, ये बात तो क्लियर है।
और कांग्रेस पार्टी अभी बिहार में उस स्थिति में है जहां वो सफलता हासिल कर सकती है। हम अभी 2 दिन पहले, कल परसों आपके वीडियो में कमेंट देख रहे थे इसी चैनल पर, न्यूज लॉन्चर पर ही। कई लोग लिख रहे थे कि ऋषि मिश्रा और आई विधानसभा से कैंडिडेट महागठबंधन के। मैंने कहा कि भाई, एक ऋषि मिश्रा तो राजद में है, ललित नारायण मिश्रा के पोता, कहीं उनसे लेकर लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए। फिर मैंने कहा कि चलो भाई, कमेंट लोग कर रहे हैं एक पत्रकार को लेकर जो सिर्फ अपना विश्लेषण करते हैं, तो कम से कम ऋषि मिश्रा ऑन कैमरा ही स्पष्ट कर दे दर्शकों के सामने कि भाई माजरा क्या है। ये वहां के लोगों का प्यार है। और वो जिस ऋषि मिश्रा, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो एल मिश्रा के पोते हैं, उनका विधानसभा जाले है और हमारा गृह विधानसभा औराई है। और मैं यदि औराई के से संबंध रखने वाले कई दर्शकों ने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, तो ये उनका बड़प्पन है। लेकिन मुझे अभी चुनाव लड़ना नहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता करेंगे। अब औराई के लोगों के मानस ऐसा होगा कि ऋषि मिश्रा को चुनाव लड़ना चाहिए। ये उनका प्यार है, ये उनका सम्मान है मेरे प्रति। और कई लोगों ने कमेंट हैं बॉक्स के स्क्रीनशॉट भेजे मुझे कि ऋषि जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या, ये देखिए लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मैं अच्छा, अब कई लोग ये भी पूछ रहे थे, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये ऋषि मिश्रा जी किस जाति से आते हैं। मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता है कि ऋषि मिश्रा जी की जाति क्या है, तो मैं कहां से आपको बताऊंगा। मिश्रा से लगता है कि ऋषि जी ब्राह्मण होंगे, लेकिन भूमिहार भी हो सकते हैं। खैर, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा कई पार्टियों के बड़े नेताओं ने संपर्क किया है। लेकिन मैं चुनाव अभी, मैं स्पष्ट कर दूं, चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन औराई के आम आवाम को मेरा नमस्कार। और उन्होंने मुझ पे जो प्रेम दिखाया है, स्नेह दिखाया है, इसके लिए उनके कोटि कोटि धन्यवाद। अब आते हैं ऋषि जी, तेजस्वी यादव ने आज जो कहा और फिर नीतीश कुमार का आज का जो बयान है, दोनों पर। तेजस्वी यादव ने आज, राजद मुख्यालय में धरना था, तेजस्वी यादव ने आज कहा पत्रकारों के सवाल पर, नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरक्षण खोर और आरक्षण चोर लोगों के साथ नहीं जाना है। ये बात वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है, गर्दन के ऊपर से बोल रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी है कि दिल से माफ नहीं किए, पर वो प्रज्ञा ठाकुर को मोदी जी दिल से माफ नहीं किए, तो क्या ये भी दिल से बोल रहे हैं? अभिषेक जी, आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, उसको रीड कीजिए। दो अलग अलग लाइन है। मैं आरक्षण खोर को माफ नहीं करेंगे और नीतीश कुमार को लेकर, तो आरक्षण खोर कौन है? रिजर्वेशन पे ढुलमुल नीति किसका है? बीजेपी का है। रिजर्वेशन पे जातीय जनगणना की बात जब की जाती है, जब राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना, पूरे देश में जातीय जनगणना की बात की जाती है, तो फिर नरेंद्र मोदी एक नया नैरेटिव बना देते हैं कि देश में 4 ही जात है, मजदूर है, युवा है, महिला है, ऐसे ऐसे करके। तो आप तो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी कितने एक बेहतर रणनीतिकार हैं, कैसे अपने बातों को जनता के सामने रखा जाता है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जो हकीकत है कि समाज, आज भी अपने समाज में बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं, वो विकास के जो आयाम है उससे महरूम है। फिर भाई जातीय जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कौन समाज किस स्थिति में है और किसकी क्या जरूरत है। उसी अनुसार फिर रूपरेखा तैयार की जाती है, उसी अनुसार से फिर बजट दिया जाता है। तो जातीय जनगणना से बीजेपी को परहेज क्यों है? क्योंकि बीजेपी को इसलिए परहेज है क्योंकि आप देखिए, जनरली जो ओबीसी कास्ट के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम ऐसे राज्य जहां डोमिनेट करते हैं, बीजेपी को डर लगता है कि जातीय जनगणना के बाद इनकी जो डोमिनेशन है और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी आबादी जो है जनरल कास्ट से अधिक है और जिसकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो तेजस्वी यादव के बयान को 2 भागों में देखिए, उन्होंने बीजेपी पे अटैक किया है और नीतीश कुमार को लेकर तो सॉफ्ट ही है। चाहे वो राबड़ी देवी पे एक तरह से नीतीश कुमार हमलावर थे विधान परिषद में, लेकिन राबड़ी देवी का मिजाज आप जानते हैं, उनको छेड़िएगा तो फिर उसी हिसाब से वो जवाब देती है। लेकिन राबड़ी देवी इन दिनों दम संयम बरती हुई है और नीतीश कुमार को लेकर कोई उन्होंने बयान नहीं दिया है, क्योंकि राबड़ी देवी को लगता है कि जब जरूरत पड़ेगा तो देवर को हम अपने खेमे में ला सकते हैं।
लालू यादव ने तो कहा ही था कि नीतीश कुमार के लिए भाई समान दोस्त के लिए जो है दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या बेटा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे तो गठबंधन को छोड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को अगला 5 साल का टर्म दे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को फॉर्मूला दे दिया एक तरह से कि सम्राट चौधरी या बीजेपी का कोई नेता सीएम होंगे। हालांकि उसमें नीतीश कुमार के पसंद को तरजीह दिया जाएगा, होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार के पसंद को तरजीह दिया जाएगा और निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। इससे निशांत की राजनीति में एंट्री भी हो जाएगी और सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी भी हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ये ऑप्शन 2 है, निशांत को डिप्टी सीएम और बीजेपी का जो सीएम होगा ये ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहें और इसके लिए गठबंधन यदि अदला बदली भी करते हैं तो करने को तैयार है, बशर्ते तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि तेजस्वी यादव के मन में कंफ्यूजन है। लालू के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राबड़ी देवी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जिनको राजद का भविष्य कहा जाता है तेजस्वी यादव, उनको मन में थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि नीतीश कुमार समय समय पे पाला बदलते रहते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। और मुझे लगता है कि यदि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सिग्नल दे देंगे तो लालू यादव तेजस्वी यादव को मना लेंगे, क्योंकि सत्ता में रहना, हर पार्टी सत्ता में रहना चाहती है। अब सत्ता से अधिक दिन दूर रहेंगे तो पार्टी को चलाना और कार्यकर्ता और नेता को बांधना बड़ा मुश्किल होता है। हर कार्यकर्ता राजनीति में सत्ता के लिए आता है। जी एक मुझे बात जो पता चली है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं और उस पर आपकी तवज्जो चाहेंगे। चर्चा ये है कि अंदर खाने नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को मैनेज कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी ज्यादातर सीटें भाजपा के खिलाफ लड़े, ताकि जनता दल यूनाइटेड के कैडर रिवर्स चिराग मॉडल पर चलते हुए उनकी मदद कर सके। क्योंकि जेडीयू का जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से खिन्न तो है, उसको ये आशंका है अति पिछड़ा महादलित का कुछ सेक्शन या लौ कुछ समाज को कि ये लोग नीतीश कुमार को किनारे कर अगला मुख्यमंत्री थोपना चाहते हैं। तो चर्चा तो है, तो चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार मैनेज कर रहे हैं कथित तौर पर कि भाजपा के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ो, ताकि जेडीयू के कोर वोटर रिवर्स चिराग मॉडल का परिचय दे सके। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू का कोर वोटर भाजपा से नाराज तो है, लेकिन लालटेन पर मुहर लगाने से हिचकता है, ये बात कही जा रही है। वोट पंजा पर मुहर लगाने से नहीं हिचकेगा, लालटेन पर मुहर लगाने से हिचकेगा। पंजा पर मुहर लगाने से इसलिए नहीं हिचकेगा क्योंकि जो नीतीश कुमार का मुद्दा है जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, वही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव भी वही बात कर रहे हैं, वही बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कोर वोटर से लोग डरते हैं, अति पिछड़ा महादलित के लोग। क्या लगता है आपके प्रोग्राम को इतना तेजस्वी यादव देखते हैं? मुझे नहीं मालूम। तेजस्वी यादव, परसों हम लोगों ने कहा था कि जो 65% का जो आरक्षण है उसको ग्राउंड पे ले जाने की जरूरत है। यदि तेजस्वी यादव को सत्ता में अपने बलबूते या गठबंधन के बलबूते आना है तो जो 65% का जो नैरेटिव है रिजर्वेशन का, उसको ग्राउंड पे उतारना होगा। और आज देखिए धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभिषेक जी, आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए। आपका प्रोग्राम नहीं, देखिए हमारा काम है खबरें करना, जो राजनीति में घटित हो रहा है, समाज में घटित हो रहा है, हमारा काम है। अब उसका कोई फायदा उठाए, किसी को नुकसान हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अरे आपका मेरा विश्लेषण तो सुन लीजिए। परसों आपने कहा या मैंने कहा, हम लोगों ने कहा, दोनों भाई ने कहा कि भाई जो ये यदि तेजस्वी यादव को अपने बलबूते पे सत्ता में आना है, और ये बिल्कुल बात सही है। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, दोनों का मजबूरी यही है। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन का वोट मिल जाता है, लेकिन गैर यादव ओवैसी अति पिछड़ा का वोट नहीं मिल पाता। जब तक आप इस इक्वेशन को नहीं ऐड करेंगे। आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल अमित कुमार टुन्ना का दिया कि भाई आपको राजपूतों का भी वोट मिल गया, यादवों का भी मिल गया, मुस्लिम का मिल गया, लेकिन अति पिछड़ा का नहीं मिला, तो कुछ वोट से चुनाव हार गए। तो यही बात
हाँ, जब मिला तो नहीं मिला तो हार गए, जब मिला तो जीत गए। और यही बात हम लोगों ने परसों कहा कि इतना बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन का है, और रिजर्वेशन का जैसे ही मुद्दा गेयर अप होता है, बीजेपी बैकफुट पे होती है। और आज देखिए तेजस्वी यादव 65% का जो एक पट्टी लेके बैठे हुए धरना पे। यही नैरेटिव इनको चुनाव तक बना के रखना होगा, सिर्फ पटना में ही नहीं, हर जिला मुख्यालय पे इनको धरना देना होगा, गांव-गांव जाना होगा, लोगों को समझाना होगा। ये बड़ा मुद्दा है, और तेजस्वी यादव कन्वे कर लेते हैं तो सफलता मिलेगी। और आपके सवाल पे आता हूं, जनरली ये राजद और कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है कॉम्बिनेशन में, तो ये टैक्टिस होता है कि कांग्रेस अधिक से अधिक फॉरवर्ड को चुनाव लड़ा है, और वो भी बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ा है। तो वहां क्या होता है कि उस समाज का तो वोट मिल गया जिस समाज का उम्मीदवार है, प्लस अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी को भी वोट कांग्रेस को करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी और अति पिछड़ा का जो सामाजिक लड़ाई है वो राजद के कोर वोट बैंक से है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, सुन लीजिए। मीनापुर ले लीजिए, मीनापुर विधानसभा है मुजफ्फरपुर में, वहां कुशवाहा यादव को कभी वोट नहीं करेगा, और वो भी यादव यदि लालटेन के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हो। वहीं यदि वह राजद को के बदले यदि कांग्रेस का उम्मीदवार कोई हो, तो वहां कुशवाहा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा वोट जी। तो ऐसे कई कंस्टिट्यूएंसी है। मनोज कुशवाहा बाई इलेक्शन में क्यों हार गए, जबकि जेडीयू आरजेडी का कॉम्बिनेशन था, वहां यादवों ने वोट नहीं किया उनको, क्योंकि कुशवाहा और यादव का टसल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, माइन्यूट डिटेल पर नहीं जाते हैं। मैं 2 सेकंड खत्म कर दूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि कांग्रेस अग्री जातियों को या बीजेपी के विरुद्ध में कांग्रेस का आमना सामना होता है और समीकरण उस प्रकार से बैठाया जाता है, तो अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी कांग्रेस के साथ चिपक जाएगा जी। और एमवाई तो कहीं ना कहीं एमवाई तो आएगा ही। लेकिन आपको राजद के कार्यकर्ताओं को जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तमाम उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस लड़ेगी, आपको बांध के रखना होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, पारू में अनुनय सिन्हा इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि शंकर यादव एक राजद का कार्यकर्ता चुनाव लड़ गया, और यादवों ने वहां दिल खोल के वोट कर दिया उनको, और इसके कारण अनुनय सिन्हा पारू से हार गए। जबकि अनुनय सिन्हा का जो विरासत है वहां बहुत मजबूत है, उनके परिवार ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां दिया है मुजफ्फरपुर वैशाली। कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, इतना माइन्यूट डिटेल पर नहीं जाते। एक देखिए, एक वाजिब सवाल है, जो जवाब आपने दिया उसी से निकला हुआ सवाल है। सभी जानते हैं कि बिहार में आखिरी बड़ा सोशियो पॉलिटिकल चेंज 2006-07 में हुआ। एक तो मंडल के साथ हुआ आगरा बनाम पिछड़ा, और एक 6-7 में हुआ जब नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित को एक वोट बैंक के रूप में स्थापित किया। उसके बाद कोई सोशियो पॉलिटिकल चेंज नहीं हुआ है बिहार में, कोई नहीं हुआ है, ये एक सत्य है। और उस सोशियो पॉलिटिकल चेंज के बाद 6-7 के बाद बिहार में 3 चुनाव हुए विधानसभा के, और उन तीनों चुनाव ने एस्टेब्लिश कर दिया कि भाजपा और कांग्रेस की ताकत 90-95 सीटों की है। अब पूछिए कैसे? भाजपा 91 जीती तो कांग्रेस 4 जीती, बात 2010 की है। बात 2015 पर आए तो भाजपा 53 जीती तो कांग्रेस 27 जीती। बस बात 2024 पर आए, 2020 पर आए तो भाजपा 74 जीती, कांग्रेस 19 जीती। मतलब 80, 85, 90, 95 यही इनकी लिमिट है, और कांग्रेस पार्टी को यहां से वोट खींच रहे हैं, सीटें खींचनी है। और रिवर्स चिराग मॉडल के लिए जेडीयू के वोटर करीब करीब तैयार बैठे हुए हैं। लालटेन पर जाने में नीतीश कुमार उनको कहे भी तो वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन पंजाब पर वो जा सकते हैं, ये क्लियर है। या जेडीयू के अपर कास्ट उम्मीदवार जहां होंगे, सवर्ण उम्मीदवार जेडीयू के, उन सीटों पर जा सकते हैं कुछ हद तक, और भाजपा वाली सीटों पर तो खुलकर जा सकते हैं। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में कांग्रेस क्या इस थीन लाइन को पकड़ के आगे चलती हुई दिखाई दे सकती है? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, मैंने शुरू में बताया आपको कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस राजद जो है इस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या सीटों का जो बंटवारा होगा इस प्रकार से होगा कि जहां जहां मान लीजिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो उस हिसाब से उम्मीदवार उतारे, ताकि वोटों का जो ट्रांसफर हो आसानी से हो जाए। और राजद उन सीटों पर लड़ेगी जहां एमओआई का समीकरण मजबूत हो और ऐसा हो कि चुनाव कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीत जाए। तो ये तो है ही।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में बने रहेंगे, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी होती है। और बीजेपी जिस प्रकार से संकेत दे रहे हैं वो नीतीश को अनुकूल नहीं है। चाहे मोहन भागवत का सीमांचल में जाना, अमित शाह का लीडरशिप को लेकर यानी गठबंधन के लीडरशिप को लेकर, एनडीए के फेस को लेकर बयान देना, मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा उसके चुनाव को लेकर बयान देना, फिर विनोद तावड़े का बयान, विजय सिन्हा का बयान। अब सुनने में तो अब ये आ रहा है कि नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे हैं भूपेंद्र यादव, जो ऑपरेशन चिराग के कथाकार थे, रचनाकार थे, उनको चुनावी प्रभारी बना के भाजपा बिहार लाना चाहती है। हालांकि उसमें भूपेंद्र यादव के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है, लेकिन ऋषि जी भूपेंद्र यादव, दर्शकों को बता दूं कि भूपेंद्र यादव और नीतीश कुमार के बीच वैसे ही संबंध है कमोबेश जैसे संबंध संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच है। वो पार्टी के अंदर है, ये गठबंधन के बीच है। यही अपडेट आपको बता रहा हूँ ना, यही तो अपडेट बता रहा हूँ। लुटियन से लेके पटना के बीच में जो खबर आपके लिए दर्शकों के लिए निकाल के लाता हूँ, तो मैं इसलिए तो बता रहा था आपको कि बीजेपी उस प्रकार से प्लॉट तैयार कर रही है। औरंगजेब को लेकर आपने देखा किस प्रकार से तकरार हुआ खालिद अनवर और नीरज सिंह बबलू के बीच में, मोहन भागवत का एंट्री होना, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाना, तमाम चीजें ऐसे हैं जो नीतीश के लिए मतलब प्रतिकूल नहीं है। अब फिर आप सुनते हैं भूपेंद्र यादव की एंट्री हो रही है चुनावी प्रभारी के रूप में। अब भूपेंद्र यादव से कितना चिढ़ते हैं नीतीश कुमार, आप ये भली भांति आप समझ सकते हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है उसमें। अब ये पार्टी को ये डिसाइड करना है कि किसको जिम्मेवारी देते हैं। हालांकि भूपेंद्र यादव पहले भी चुनाव लड़ा चुके हैं बिहार में, उनको बिहार का अच्छा खासा अनुभव है, कहाँ क्या समीकरण है वो बेहतर समझते हैं। लेकिन इसको नीतीश कुमार कैसे लेते हैं, इतना अच्छा खासा अनुभव है कि उनका अनुभव नीतीश कुमार को उनसे भी ज्यादा है। आरसीपी सिंह वाला घटना तो याद ही है। आरसीपी सिंह के घर पे हम नहीं जानते आरसीपी सिंह वाली घटना, जो घटना अरे सब जानता है, गजब की बात करते हैं। में बताई थी बकौल ललन सिंह, हम उसका जिक्र करते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था 2022 में। आरसीपी सिंह के घर पे रोज भूपेंद्र यादव आते थे, नित्यानंद राय आते थे। अब कैसे गपशप होता था। फिर ऑपरेशन चिराग को ही दिया गया। हालांकि नीतीश कुमार भी बदला ले ही लिए, ऑपरेशन चिराग को ही चिराग बुझा दिया। एक समय तो चिराग पासवान तो बेचारे लग रहे थे पैदल कर दिया गया, घर भी छीन लिया गया। तो अब देखेंगे। अब चिराग को भी समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन में दोनों लोग थे आग लगाने में, जेडीयू वाले भी थे और बीजेपी वाले भी थे। लेकिन जो ताकतवर होता है वो यदि चाटा भी मारता है तो कहता है कि नहीं मारा थोड़ी है, दुलार किया है। तो भाई बीजेपी अभी पावर में है, तो इनके झोपड़ी को जलाने में बीजेपी का भी उतना योगदान था जितना नीतीश कुमार का था। ऋषि जी ये बताइए, आज प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है, नीतीश कुमार के बयान के पहले प्रशांत किशोर की चर्चा आप कर ले। प्रशांत किशोर ने बयान दिया है आज और कहा है प्रशांत किशोर ने कि नीतीश ही नहीं भाजपा और राजद भी पलटू राम है। क्या इस बयान से आप सहमत हैं? सहमत, बिल्कुल सहमत हैं। जब एक तरफ आप नीतीश कुमार को गाली देते हैं, डीएनए पे सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार भाजपा को गाली देते हैं कि भारत जलाओ पार्टी, एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को क्या नहीं कहते हैं, नीतीश कुमार लालू यादव को क्या नहीं कहते हैं। जब सत्ता की जरूरत होती है तो फिर गलवैया कर लेते हैं। तो राजनीति में तो राजनीति के हवा में हर व्यक्ति पलटू राम है। हर विधायक अपने समीकरण के हिसाब से पार्टी बदल देते हैं, कहते हैं अभी ये पार्टी और ये पार्टी माँ समान हो जाती है, नेता उनके जो है भगवान हो जाते हैं। जब उनके अनुकूल नहीं होता है काम पार्टी में तो वही पार्टी गद्दार हो जाता है और नेता भ्रष्ट हो जाता है, कमजोर है। राहुल जैसे आप कांग्रेस से कोई बीजेपी में गया तो राहुल गांधी को गाली सुनाएगा, बीजेपी से कांग्रेस में आएगा तो मोदी को कहेगा हिटलर है, पन्ना है, तमाम चीजें हैं कि भाई पार्टी में कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जा रहा, पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी अपने सीधे सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। नहीं देखते हैं जब नेता छोड़ता है। ऋषि जी इस मामले में गोदी मीडिया के पत्रकार ठीक है, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं या जाती है, अभी हाल ही में गई है एक चैनल से दूसरे में, तो एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं या जाती है तो दूसरे चैनल को गाली नहीं सुनाती है, चुपचाप चली जाती है, कहती है कि इनके साथ अनुभव अच्छा रहा। ये बात नेताओं को समझना चाहिए ना। गोदियों से सीखने वाली बात है, गोदियों से सीखना चाहिए। हर आदमी से अच्छाई होती है कुछ, तो ये सीखना चाहिए। चलिए
अब आते हैं आखिरी सवाल नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने आज कुछ सरकारी नियुक्तियों के मामले में अपॉइंटी लोगों को, जो भी लोग छात्र छात्राएं पास किए थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया। और उस समारोह में बिहार में जो पहले जेंडर डिस्पैरिटी ऐतिहासिक तौर पर थी, लैंगिक आधार पर भेदभाव होता था, आज भी होता है कि बच्चा अगर साइंस पढ़ेगा तो पढ़ाओ, और बच्ची अगर साइंस पढ़ेगी ट्यूशन में पैसा देना पड़ेगा, आराम से आर्ट्स पढ़ाओ घर में, सब ठीक है। वो काफी हद तक कम हुआ है। उसकी चर्चा वो कर रहे थे कि देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है, और जब वो चर्चा कर रहे थे तालियां बज रही थी। और महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं वो 2005 वाला टेप रिकॉर्डर तो रोज एक बार बजा देते हैं नीतीश कुमार, कैसेट बजा देते हैं कि 5 के पहले क्या था। हाँ, वो कैसेट होता है ना, जो पहले टेप पे कैसेट लगता था ऑडियो सेट में, वही कैसेट एक बजा देते हैं। फिर आज वहां बजा दिया, हो सकता है कल फिर कहीं भाषण देने जाए, 2005 के पहले कोई था जी, हम ही ने सब काम वहां किए हैं। तो कैसेट उनका फिक्स है बजाने के लिए, और वो कैसेट वही बजा रहे हैं। लोग भी जानते हैं कि आएंगे तो बोलेंगे क्या, ये पहले से पता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां जाएंगे वहां घूम फिर करके हिंदू मुसलमान वाला कोई एंगल लेके आएंगे ही। चाहे टीवी पर बैठने वाले हो त्रिवेदी जी हो, क्या नाम है वो जो सर पर जिनके जो है, त्रिवेदी। हाँ हाँ, सर पर पूरी तरह से सर की फसल उनकी सूख गई है, हम लोग की थोड़ी बहुत सूखी है, उनकी पूरी सूख ऐसे गई नहीं है कहिए। पूरा। हाँ, हमारे मित्र लेकिन हैं। मित्र है तभी आपके, तभी तो कह रहे हैं। शिवाजी से माफी मंगवा रहे थे, बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से माफी मांगे कह रहे थे, इतना बड़ा झूठ परोस रहे थे। खैर, तो ये सब लोग आते हैं। एक तो संसद में पहुंच गए हैं पात्रा जी, कई बार प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता आए और भाषण दे, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान किसी न किसी बहाने न घुसाएं, संभव नहीं है। उसी तरह से नीतीश कुमार की स्पीच है कि 2005 के जिक्र वो ना करें, संभव ही नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार भाषण देंगे और 2005 के पहले कुछ था जी, ये कहना छोड़ देंगे 5 के पहले की याद दिलाना, हमें उस पर एक कार्यक्रम करना पड़ेगा कि 2005 के पहले का जिक्र आज नहीं किए हैं। ये बड़ी सुकून की बात है कि नीतीश कुमार ने नहीं किया है, एकदम प्रेडिक्टेड लाइन है। तो ये सब चीज जो चल रही है, हाँ, राजद के लोगों के बयान में थोड़ी भिन्नता है कि कभी कोई न्योता दे देता है, कभी तेजस्वी कहते हैं कि नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। वहां पर मिक्स रिएक्शन होता है। राबड़ी देवी तो खुल के कहती है सदन में कि उनका साथ छोड़िएगा तब ना हम साथ देंगे। आज जो नीतीश कुमार बोले हैं महिलाओं को, क्या लगता है अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे थे? 2005 के पहले का जिन्न क्या इतना मजबूत है कि इस तरह से याद देखिए दिलाएंगे? एक मतलब आप देखिए, हमारे पिताजी लोग कहते थे जब क्रिकेट देखते थे हम लोग, तब कह रहे तुम लोग क्या देखे हो, तुम लोग देख रहे हो ये वसीम अकरम अगलेन मैगरा को। हम लोग के लोग कहते थे हम लोग के जमाने में बॉलर था मार्शल, वेस्ट इंडीज की टीम थी, उसके सामने कोई नहीं था। तो ये अब से 2005 के पहले कौन सी टीम बिहार में शासन कर रही थी, वो हो गया, वो जमाना अब से गया। जी ये शॉर्ट क्या में कह रहे हैं बताऊं, जी? टाइम ओवर हो जी रहा है। देखिए जी। नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि 2005 से पहले और 2005 के बाद के जो उनका कार्यकाल है उसका तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि आज भी लोग जो है, जो उस समय के जो कार्यकाल थे, खासकर राबड़ी देवी के का जो कार्यकाल था, जिसमें उनके भाई का जो थोड़ा इन्फ्लुएंस अधिक था, उस कार्यकाल को याद करके लोग सीएम जाते हैं, लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो तुलनात्मक इसलिए करते हैं, ये उनका टैक्टिस है। ठीक है, पूर्व में कुछ हुआ अरे तो आप मालिक, भी तो बहुत पूर्व में सुन तो लीजिए, पूर्व में कुछ हुआ तो आप भी तो बहुत बेहतर नहीं कर पाए सड़क बिजली, और उसके अलावा आपने क्या किया? कुछ पीरियड के लिए सुशासन ठीक था। आज भी हमारे फादर, जब हम 12-1 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो कहते हैं कि स्टेशन पे रह जाना, मत आना। आज भी हम जब जब मुजफ्फरपुर 2-3 दिनों के लिए जाते हैं तो चैन वो हमारी माँ खरीद के दी हुई है पहनने के लिए, तो जाते ही हमारी हमारी माँ माता जी चैन उतरवा लेती हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में नो डाउट ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन ये जो स्मैकियर गैंग है, आप फोन पे बात करते जा रहे हैं, हो सकता है आपका पीछे चैन और मोबाइल छीन ले, उसी में आप गिर जाइएगा, हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए। तो ये बात नीतीश कुमार को समझना चाहिए। ये 2005 से पहले था कि जी नहीं, लोग सांस भी नहीं लेते थे, नाक भी नहीं था, आंख भी नहीं था, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, आप नहीं लोगों नहीं, को ऋषि डराइए। जी, नहीं, ऋषि सुन तो जी लीजिए ना, 2005, लोगों को हाँ, ये नेता लोग जो है लोगों को डराने का काम करते हैं। अरे भाई, वो यदि सही नहीं थे तो आप और बेहतर करके दिखाइए ना। क्यों ना बिहार में आईटी पार्क बन सकता है। जहां तक महिलाओं को अट्रैक्ट और फोकस करने की बात है, तो इन दिनों नीतीश कुमार को क्या हो गया है
कि जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, जो शब्दावली, जो शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, आज भी वो कुछ ऐसा बोल गए जो चर्चा का विषय है। थोड़ा मैं बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन महिला कोर वोट बैंक नीतीश कुमार का महिला कोर वोट बैंक है, और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो शिक्षकों की बहाली हुई है, आप उठा के देख लीजिए, हर घर से एक महिला जरूर आपको शिक्षिका मिलेगी, हर स्कूल में, हर घर में एक शिक्षिका आपको मिलेगी। तो ये तो काम नीतीश कुमार ने किया है, और नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता है। तो नीतीश कुमार को एक जो सरप्लस वोट जो है, सामाजिक समीकरण के अलावा जो सरप्लस वोट है वो महिलाओं का भी है, और महिलाओं का वोट कितना इंपॉर्टेंट रखता है, आप उसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखिए, उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में देखिए, उसका एग्जाम्पल आप दिल्ली में देखिए, तमाम राज्यों में देखिए कि एक महिला आज के राजनीतिक माहौल में एक महिला वोट बैंक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट समय पूरा हो गया है। एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में जवाब। कल से काफी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद का पैर छूने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने छूने की कोशिश की, कुछ लोग कह रहे हैं, और हम सब ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अपने कैंडिडेट का पैर छू रहे थे, आपने देखा होगा, पैर छुआ, 3 बार छुआ। तो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को क्या हो गया है, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को क्या हो गया है कि ये पैर छूने लगते हैं बार बार। अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ छू के देख रहे होंगे, वो आमिर खान का फिल्म होता था ना कि हाथ छूने के बाद उनका गुण उसमें आ जाता था, तो हो सकता है मोदी जी वाला गुण नीतीश कुमार में आ गए हो। हालांकि मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद उम्र में भी जूनियर होंगे, राजनीति में भी जूनियर होंगे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कई टर्म मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। अपने से आधा उम्र के आदमी का 3 बार पैर छुए थे मोदी जी, यहाँ दिल्ली के चुनाव में, फुटेज देखे होंगे आप। अरे मोदी जी तो कलाकार आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़े राजनीति के सबसे बड़े कलाकार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति में भी आजकल वो कैसे समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं और जनता मान भी जाती है कि वो चौकीदार है। चौकीदार मतलब जैसे ही चौकीदार कहते हैं तो दृश्य क्रिएट होता है एक हाइपोथेटिकल, कि जैसे ही पीएमओ में जाइएगा मोदी जी चौकीदार लाठी लेके खड़े होंगे, पीछे अमित शाह दूसरा लाठी लेके खड़ा होगा, राजनाथ सिंह खड़े होंगे धोती उती पहन के लाठी लेके, अब पूछेंगे अभिषेक भैया क्या काम है, आइए, पहले आरती उतारेंगे, फिर पानी पिलाएंगे, फिर कुर्सी पे बैठाएंगे, आप अपनी समस्या बताइएगा, प्रधानमंत्री जी तो सॉल्व कर देंगे। ये जो नेता जो है वंदे मातरम जैसे बोलते हैं, जैसे ये भगत सिंह के ही परिवार के हों। अरे भैया इनका मेन उद्देश्य जो है, राजनीति में आने का मेन उद्देश्य है कि अपने बाल बच्चे के लिए 100-150 बीघा जमीन मुजफ्फरपुर के आसपास, शहरों के आसपास बना दे। हर नेता, मोतिहारी के कोई होंगे तो मोतिहारी के आसपास, कोई पटना के होंगे तो पटना के आसपास 100 बीघा 150 बीघा बना दे, ताकि हमारे छेड़पोता घेरपोता को भी दिक्कत नहीं हो। लंदन में मकान हो, अमेरिका में मकान हो, दिल्ली के लुटियंस में मकान हो, बेटा डेस्टिनेशन है आजकल, दुबई हो गया। बेटा डीपीएस में पढ़े, और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में, जहाँ पीपल के छांव में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में। आज भी बहुत से बिहार में स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है जी, और पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, एक्स्ट्रा 2a भी कहाँ से मिलता है, a+b² में। खैर राजनीति में एक्स्ट्रा 2a नहीं मिलता है, ये तो मोदी जी बताएंगे 2a भी एक्स्ट्रा कहाँ से आता है। जी, राजनीति में एक्स्ट्रा 2a भी किसी को नहीं मिलता है। राजनीति में जो बचा हुआ है, a हो, b हो, 2 हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, इन सब के लिए जमीन पर संघर्ष करना पड़ता है, उचित रणनीति बनानी पड़ती है। तो देखते हैं इंडिया की रणनीति उचित है या एनडीए की उचित है, लेकिन सवाल घूम फिर कर तो एक ही है कि इंडिया और एनडीए दोनों जिसे अपनी बारात का दूल्हा बनाना चाहते हैं, वो अभी तक दोनों को कंफ्यूज रखे हैं। 20 साल से वो बारात के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन अब किस बारात में वो दूल्हा बनकर बैठेंगे, इसको लेकर दोनों तरफ कंफ्यूजन है। भले ही ऊपर से कोई कहे कि ना 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 आप उनको नहीं लेंगे, और भले ही कोई कहे कि ना 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 आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन घूम फिर करके जो बात ऋषि जी कहते हैं कि वो कहाँ कहीं जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं। प्रशांत किशोर भी आज मान लिए कि अकेले नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है, सब के सब पलटू राम है। तो देखते जाइए, सब पलटू राम है, और नीरज कुमार कहते हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि कुछ सल्टू राम भी है। तो पलटू और सल्टू के बीच में बिहार कब तक चलता रहेगा, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सियासत बड़ी दिलचस्प हो चली है। ऋषि जी, आपने तमाम
बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।